हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी निरंतर कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए क्या है खास। ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसमें आप 32 क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता है कि वहाँ व्याख्या की जाएगी। और आप जो है इसको ज़रूर से वॉच करें और देखें आप कितना इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। उससे एक अच्छी खबर ये है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो डेट जो है बढ़ गई है और आप जो है आवेदन कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप आवेदन कर लीजिए, जिससे कि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम की दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर, आइसोहेलाइन, आइसोनेफ या फिर आइसोलाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कि आइसोनेफ आइसोहेलाइन क्या होती है। तो जो आइसोनेफ होती है वह होती है समान मेघाच्छादन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो आइसोनेफ है समान मेघाच्छादन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोनेफ बोलते हैं। और आइसोहेलाइन क्या होती है? आइसोहेलाइन जो होती है वो समुद्र जल में समान लवणता वाले स्थानों को जो मिलाने में रेखा है उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैच वाला क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे। एक तरफ भू आकृति विशिष्टता दी गई है, एक तरफ इसकी स्थिति दी गई है। जलोढ़ पंख ये किससे निर्मित होता है? तो जलोढ़ पंख जो स्थित होता है वो निर्मित होता है पर्वतीय गिरिपाद से। तो जलोढ़ पंख पर्वतीय गिरिपाद किस में है? ए का 4 पर्वतीय गिरिपाद हो जाएगा। वी आकार की घाटियाँ किससे निर्मित होती हैं? ये पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं। वी आकार की घाटियाँ पर्वतीय क्षेत्र में। और डेल्टा, तो डेल्टा जो होता है समुद्र तट के किनारे होता है, डेल्टा समुद्र तट। और चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव को। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट। तो कौन सा नहीं है? आइए देखें कुछ शैलें और उनके रूपांतरित या फिर कायांतित रूप। तो जो चूना पत्थर का होता है उसका रूपांतरण होता है संगमरमर में। इसने पूछा है कौन सा नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस या फिर ग्रेफाइट। तो इसमें से ग्रेफाइट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्योंकि देखिए जो चूना पत्थर का होता है उससे निर्मित होता है संगमरमर, और ग्रेनाइट से जो होता है उससे होता है ग्रेनाइट नीस। गेब्रो से जो होता है वो होता है गेब्रोनीज। बेसाल्ट से सिस्ट होता है। और रायोलाइट्स होता है, रायोलाइट से भी सिस्ट होता है। और जो बलुआ पत्थर है उसे क्वार्टजाइट या फिर सिस्ट सेल से सिलेक्ट होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो दूसरा सबसे बड़ा पिंड पूछा जाती है बृहस्पति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं? स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ या फिर पच्छाभ मेघ। तो किस तरह के होते हैं? ये होते हैं स्तरीय मेघ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु, सहारा प्रकार की जलवायु या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु। तो कौन सी होती है? यह आती है आपकी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो किस में रहते हैं? ये रहते हैं प्रशांत महासागर में। इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो ये पाए जाते हैं आपके आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? जीन गाटमैन, सी.एफ. जोन्स, आर. हार्टसोन या फिर जी. जिमरमैन ने। इसको दिया है छायापुंज या फैंटम सिद्धांत, इसको बोलते हैं फैंटम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसकी जो अवधारणा दी है वो जिमरमैन के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कब दी गई थी? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे और लोग भी जान सकें। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, फोबोस, चंद्रमा या फिर गैनीमीड। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड, इसको मैनीमीड भी बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब फोबोस किसका उपग्रह है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और इसकी गतिविधियाँ हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इसमें बताना है कौन सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो प्राथमिक के क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है पर्ल कल्चर यानी कि ए का 3, द्वितीयक के अंतर्गत सूत कटाई यानी कि बी का 4, और तृतीयक के अंतर्गत रेल सेवाएं यानी कि सी का 2, और चतुर्थक के अंतर्गत अनुसंधान प्रयास यानी कि ए का 3, बी का 4, किस में दिख रहा है, ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन में दिख रहा है, और बी ऑप्शन ही इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेडजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, सिस्टमेटिक जियोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल जियोग्राफी या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो रेडजल की जो एक प्रमुख पुस्तक है वो है आपकी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा आपका डी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है, सैम्पुल, ब्रोंस, ब्लास या फिर हम्बोल्ट। तो ये कौन है, ये है सैम्पुल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तरफ दिया गया जनजाति, एक तरफ दिया गया इसका निवास क्षेत्र। बुशमैन ये कहाँ रहते हैं, ये आपको पता होगा, बुशमैन कालाहारी। बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में रहती है यानी कि बी का 3। पिग्मी आपको पता ही है कि ये कांगो बेसिन, और एस्किमो ग्रीनलैंड। तो ए का 4 ये तो कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी और डी में कन्फ्यूजन है। ए का 4 और बी का 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, संसाधनों का संरक्षण या फिर विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण। तो कौन सा आवश्यक नहीं है पर्यावरण के संतुलन के लिए, आपको बताना था। तो ये क्या है, विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण ये आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंपाज तथा स्टेपीज मध्य अक्षांशीय घास के मैदान ये क्या हैं, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये क्या हैं, ये जो हैं ये हैं उच्च मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ देखते हैं घास के मैदान। तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और लानोज दक्षिणी अमेरिका यानी कि वेनेजुएला के क्षेत्र में पाया जाता है। इसको आप भी ध्यान रखेंगे। अल्पाइन वन उगते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। तो कहाँ उगते हैं, ये उगते हैं 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं अल्पाइन वन। अगला प्रश्न लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही और आरोही क्रम क्या है। आरोही पूछा है, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम में। तो ये आपको बताना है कौन सा जो है इसका आरोही क्रम हो जाएगा। तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो इसका क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 क्या है, 14%, 14.1%, 14.2% या फिर 14.3%। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 14.2%। और आयु निर्भरता अनुपात कैसे निकालते हैं, 60 वर्ष से अधिक जो भी होता है वो आता है आयु निर्भरता के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कावरती तथा मिनिकॉय के बीच, अमिनी रीव तथा कावरती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, या फिर अंडमान तथा निकोबार के बीच। तो यह जो स्थित है ये है आपका कावरती तथा मिनिकॉय के बीच। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान यानी कि लघु अंडमान व कार निकोबार यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। तो कौन सा है? ये कोरोमंडल तट प्रभावित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको सुमेलित करना है, बताना है। इधर खानें दी गई हैं, इधर दी गई हैं, किससे संबंधित है? खेतड़ी की खान, झरिया, सिंहभूम। तो जो खेतड़ी की खान है वो है राजस्थान के झुंझुनू जिला में, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए, और यह राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। झरिया आपको पता ही है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बी का 3, और सिंहभूम लोहा के लिए, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ए का 3 किस में दिया गया है? सॉरी, ए का 2, इसमें पहले सी, ए का 2 ऐसा नहीं दिया गया, इसमें दिया गया आपका पहले का सी हो रहा है, हाँ पहले का सी, और दूसरे का ए और तीसरे का बी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है? ऊपरी और निचला मंडल, भूपर्पटीय और ऊपरी मंडल, भूपर्पटीय और क्रोड। तो कौन सा वर्णन करता है? आपको भली भांति पता ही है, भूपर्पटीय और ऊपरी मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, डाइक, बेसाल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, डाइक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है? युवाला, अंधी घाटी, सीबा टीबा या फिर नीमन संकरी घाटी। तो कौन सा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सीबा टीबा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये आपको बताना था। और यह कहाँ स्थित है? ये सिसिली के ऊपर लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें प्रसुप्त बोला है। निम्न नदी डेल्टा में कौन एक पक्षी पंजा डेल्टा का उदाहरण है? गंगा डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा या फिर राइन डेल्टा। तो कौन सा है? ये आपका जो हो जाएगा सी, मिसिसिपी डेल्टा। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या फिर सूर्य का घूर्णन। तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 सही है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग 26.5 दिन, 27.5 दिन, 28.5 दिन या फिर 29.5 दिन। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 29.5 दिन का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांट गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स एम जेफ्रीज ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल दैतारक परिकल्पना, लाप्लास निहारिका परिकल्पना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज ग्रहाणु परिकल्पना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस जल राशि की लवणता सबसे कम है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर लाल सागर। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा बाल्टिक सागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। निम्नलिखित में से किस में उत्तरी भूमध्यरेखी धार द्वारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है पूछना है? डार्विन का अवतरण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत या फिर भूरे का स्थिर का तल स्थल सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो ये रहे 33 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना सही किया आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप क्या चाहते हैं, यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट के लिए मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आप जो है ज़रूर जहाँ भी रहें, कोई भी गम हो उसको जो है इग्नोर करते रहें, थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने आप को पूरा खुलकर जिएं। धन्यवाद।